हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। ये घटना चक्र पॉलिटी का डिस्कशन है जिसमें आज का टॉपिक है राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको रिवीजन करते रहिएगा। यहाँ से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, इसके बाद इस पर आधारित अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सभी प्रश्नों को एनालिसिस करेंगे। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, ये चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पर इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत का राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। भारत का राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 के तहत संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति जो है राष्ट्रपति में निहित होता है। तो आर्टिकल 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 के अनुसार संघ की समस्त कार्यपालिका जो शक्ति है, पावर है, और राष्ट्रपति में निहित होता है। इस शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करता है। अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों यानी राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, याद रखिएगा, निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। 70वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को भी निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को भी अभी शामिल नहीं किया गया है। हालांकि जम्मू और कश्मीर राज्य के रूप में उसकी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य निर्वाचक मंडल में शामिल थे। राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य और विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। तो राष्ट्रपति के इलेक्शन में मनोनीत जो नॉमिनेट मेंबर होते हैं वो और विधान परिषद के जो मेंबर होते हैं ये दोनों भाग नहीं लेते हैं। अनुच्छेद 55(3) के अनुसार यानी 55(3) के अनुसार राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, याद रखिएगा, अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के द्वारा होता है, ठीक है, और गुप्त मतदान के द्वारा होता है। राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित सभी विवादों की जांच व फैसले उच्चतम न्यायालय में होते हैं। जो राष्ट्रपति चुनाव होता है, राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित कोई भी अगर विवाद होता है तो इसकी जांच या जो फैसला होता है उच्चतम न्यायालय के द्वारा किया जाता है और उसका फैसला ही अंतिम होता है। उच्चतम न्यायालय का जो फैसला होगा वो अंतिम माना जाएगा। राष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि निर्वाचक मंडल अपूर्ण है। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए जो अहर्ताएं दिया गया है वो क्या होना चाहिए, यानी जो राष्ट्रपति चुने जाते हैं उनकी कुछ योग्यताएं हैं, जैसे वो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। ये सभी अहर्ताएं राष्ट्रपति के लिए जरूरी है। राष्ट्रपति के चुनाव में नामांकन के लिए उम्मीदवार के कम से कम 50 प्रस्तावक व 50 अनुमोदक होने चाहिए और जमानत राशि के रूप में 15,000 रुपया जमा करना होता है। यदि उम्मीदवार कुल डाले गए मतों का 1/6 भाग प्राप्त करने में असमर्थ रहता है तो उसकी जो जमानत राशि होती है वो जब्त कर ली जाती है। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति की पदावधि पद ग्रहण के तारीख से 5 वर्ष तक, याद रखिएगा। तो आर्टिकल 56 में राष्ट्रपति की जो पदावधि है, कार्यकाल है, इसका उल्लेख है। अनुच्छेद 56(1) के अनुसार भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करके देता है। उपराष्ट्रपति इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को तुरंत देता है। अनुच्छेद 56(2) के अनुसार अगर बात करें तो इसको ध्यान में रखिएगा, ये बात जो है इसमें जिक्र किया गया है। तो राष्ट्रपति इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को तुरंत देता है। आर्टिकल 56(2) में ये बात जिक्र है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति के पद के लिए किसी व्यक्ति के पुनः निर्वाचन की पात्रता निर्धारित करता है। देखिए, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन में जनसंख्या से तात्पर्य वर्ष 1971 के जनगणना के द्वारा 1971 की जो जनगणना है इसके द्वारा निर्धारित जनसंख्या से है।
देखिए आगे का डिस्कशन थोड़ा मतलब कि समय बात करेंगे, पहले इस लिस्ट को देख लेते हैं कि यहाँ पे ये जो लिस्ट है आप देख सकते हैं कि कौन से राष्ट्रपति मतलब कि भारत के जो राष्ट्रपति हैं कौन मतलब कि राष्ट्रपति हैं, जो इनका समय है यानी पद धारण की जो अवधि है कब से कब है, कार्यकाल का जो क्रम है कौन सा है, व्यक्ति के अनुसार इनका क्रम क्या है। तो सबसे पहले भारत के राष्ट्रपति कौन थे, यानी सबसे पहले भारत के राष्ट्रपति चुने गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये व्यक्ति के क्रम के अनुसार पहला है और कार्यकाल के अनुसार ये 1 से लेकर तीसरा तक है, यानी ये 3 बार राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हुए, यानी 1950 से 1962 तक, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा 1 से 3 ये। इसके बाद चौथा क्रम पे है कार्यकाल के अनुसार डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इसके बाद जाकिर हुसैन, वरागिरी वेंकटगिरी, ठीक है, न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्ला। देखिए नाम दिया जाता है कि इनमें से भारत के राष्ट्रपति कौन रहे हैं, इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है। कार्यकाल बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन क्रम या व्यक्ति के अनुसार क्रम जो है, कार्यकाल के अनुसार क्रम और व्यक्ति के अनुसार क्रम को पूछा जाता है। तो सबसे ज्यादा है व्यक्ति के अनुसार क्रम, इसको ध्यान में रखिएगा और नाम याद रखिएगा। इसके बाद है डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद बीडी जती, ठीक है। इसके बाद नीलम संजीव रेड्डी थे, ज्ञानी जैलम सी, आर वेंकट रमण, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, के आर नारायणन, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, प्रतिभा देवी सी पाटिल, प्रणब मुखर्जी, रामनाथ कोविंद और वर्तमान में जो है 2022 अब तक द्रौपदी मुर्मू। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1952 तक अंतरिम राष्ट्रपति थे, इसको ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के द्वारा इसे वर्ष 2026 के पश्चात की पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित होने तक के लिए निर्धारित किया गया है। अगर मैं बात करूं तो इसमें अगर देखा जाए तो देखिए 42वें जो संविधान संशोधन अधिनियम 1976 था, इसके तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन में जनसंख्या से जो मतलब था यानी तात्पर्य जो था 1971 के जनगणना के द्वारा निर्धारित जनसंख्या से था। लेकिन 84वें जो संविधान संशोधन था 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001, इसे 2026 के पश्चात की पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित होने तक के लिए निर्धारित किए गए, यानी 2026 तक से निर्धारित कर दिया गया है। अनुच्छेद 59 जो 1 था, अनुच्छेद 59(1), इसके अनुसार यदि संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो वह यह समझा जाएगा कि उसने उस संसद में संसद नहीं मतलब सदन में अपना जो है संसद के किसी सदन से जो बिलोंग करता है वो अपने संसद में अपना स्थान राष्ट्रपति के रूप में अपने पद ग्रहण के तारीख से रिक्त कर देता है। तो बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति के द्वारा अगर बात करें तो शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप वर्णित किया गया है। आर्टिकल 60 में भारत के राष्ट्रपति को शपथ भारत का मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय का उपलब्ध ज्येष्ठ यानी सीनियर न्यायाधीश दिलाता है। अगर भारत के राष्ट्रपति को शपथ के दौरान मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित रहते हैं तो उच्चतम न्यायालय के जो वरिष्ठ न्यायाधीश हैं ये शपथ दिलाते हैं। वर्तमान में राष्ट्रपति का जो वेतन है 5 लाख रुपए प्रति माह है। राष्ट्रपति का वेतन भारत के संचित निधि से दिया जाता है। अनुच्छेद 56(1) ख के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग संविधान के अतिक्रमण के आधार पर चलाया जा सकता है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है। अनुच्छेद 61(2) के अनुसार महाभियोग का आरोप तब तक नहीं लगाया जाएगा जब तक कि ऐसा आरोप लगाने की प्रस्थापना किसी ऐसे संकल्प में अंतर्विष्ट नहीं है जो कम से कम 14 दिन की ऐसे लिखित सूचना के दिए जाने के पश्चात प्रस्तावित किया गया हो। देखिए अगर बात करें इस प्रकार 14 दिन की अग्रिम सूचना के साथ ही संकल्प पर सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर भी होने चाहिए तथा उस सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत के द्वारा ऐसा संकल्प पारित भी होना चाहिए। अनुच्छेद 62(2) के अनुसार अगर बात करें तो यदि राष्ट्रपति पद की रिक्ति राष्ट्रपति के मृत्यु, पद त्याग या पद से हटाए जाने के कारण हुई है तो पद रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन
रिक्ति होने के तारीख के पश्चात यथाशीघ्र और प्रत्येक दशा में 6 माह बीतने से पहले किया जाना जरूरी है। यदि मृत्यु, त्यागपत्र या हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो पद का कार्यभार उपराष्ट्रपति संभालेगा। इस दौरान यदि किन्हीं कारणों से उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध नहीं है तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या उसके न रहने पर सीनियर न्यायाधीश राष्ट्रपति के कार्यों को संपादित करेगा। अनुच्छेद 77 के अनुसार अगर बात करें तो भारत सरकार के समस्त कार्यपालिका कृत्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। अनुच्छेद 78 में राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य वर्णित हैं। अनुच्छेद 86 में संसद के सदनों में अभिभाषण का और उनके संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार वर्णित है। अनुच्छेद 87(1) के अनुसार अगर बात करें तो राष्ट्रपति लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद प्रथम सत्र के आरंभ में तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों में अभिभाषण करता है, संबोधित करता है। अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति कुछ दशाओं में संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। इसको याद रखिएगा, वो ज्वाइंट जो सिटिंग होता है यह अनुच्छेद 108 के तहत वर्णित है कि किस तरह से बुलाया जाता है। अनुच्छेद 111 के अंतर्गत प्रावधान है कि राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित विधेयक पर स्वीकृति प्रदान करेगा या अपनी स्वीकृति रोक लेगा, या विधेयक जो कि धन विधेयक नहीं है, इसके अलावा जो अन्य विधेयक है, धन विधेयक के अलावा जो विधेयक है, इसको पुनर्विचार के लिए संसद को लौटा सकेगा। धन विधेयक के दौरान ये जो है पुनर्विचार के लिए नहीं, मतलब कि पुनर्विचार इस पे राष्ट्रपति नहीं करते हैं, यानी पुनर्विचार के लिए ये लौटा नहीं सकते हैं धन विधेयक के अलावा, मतलब धन विधेयक के लिए। लेकिन इसके अलावा धन विधेयक नहीं है तो पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति जो है इसको लौटा सकते हैं किसी विधेयक को। यदि विधेयक सदनों के द्वारा मतलब कि जो विधेयक है सदनों के द्वारा संशोधित सहित या उसके बिना फिर से जो है पारित कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति के समक्ष पुनः प्रस्तुत किया जाता है तो राष्ट्रपति उस पर स्वीकृति नहीं रोकेगा। राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। धन विधेयक सदन में राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से ही प्रस्तुत किए जाते हैं, इसीलिए धन विधेयक को जो है पुनर्विचार के लिए लौटा नहीं सकते हैं। राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही विधेयक कानून बनते हैं। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है प्रदान की गई है। अनुच्छेद 72 के तहत भारत के राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति जो है प्रदान की गई है। तो आर्टिकल 72 है, इसमें जो है राष्ट्रपति को क्षमादान की जो शक्ति है, जो पावर है, ये दिया गया है। अनुच्छेद 143 के तहत अगर बात करें तो राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श का अधिकार दिया गया है, यानी किसी भी मुद्दे पर अगर किसी से परामर्श चाहिए तो उच्चतम न्यायालय से यह परामर्श कर सकते हैं। इस बात को अनुच्छेद 143 के तहत जो है जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 53(2) के तहत भारत का राष्ट्रपति तीनों सेनाओं यानी थल सेना, वायुसेना और नौसेना का प्रधान सेनापति होता है। राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार राष्ट्रपति के पास है, याद रखिएगा। पहला प्रश्न, निम्नांकित में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है? भारतीय गणतंत्र का इनमें से कौन प्रमुख होता है? तो भारत का राष्ट्रपति, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। भारत एक गणराज्य है, इसका मतलब है कि भारत का राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होना, न कि वंशानुगत। यानी गणराज्य का मतलब है कि भारत का जो राष्ट्राध्यक्ष होगा वो निर्वाचित होगा, न कि वंशानुगत होगा। भारतीय गणतंत्र का प्रमुख या राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, जिसका चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के द्वारा किया जाता है। सेकंड प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए कह रहा है कि भारत का राष्ट्रपति ब्रिटिश राजा से भिन्न है। जो भारत का प्रेसिडेंट होते हैं ये ब्रिटिश राजा से भिन्न है, कारण भारत के राष्ट्रपति पद जो है अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलता है। इन दोनों में से जो सही कथन है आपको बताना है। ए सही है परंतु आर गलत है, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होता है और ब्रिटेन का जो राजा है वो वंशानुगत, यानी दोनों मतलब कि भिन्न स्टेटमेंट है। भारत का राष्ट्रपति नामात्र का प्रमुख है, जबकि अमेरिका का जो प्रेसिडेंट होते हैं ये वास्तविक प्रमुख होते हैं। ये दोनों भिन्न है, इसीलिए ए सही है, आर गलत है।
थर्ड नंबर है, कथन ए कह रहा है कि संघीय कार्यपालिका का मुखिया भारत का राष्ट्रपति होता है। कारण आर, राष्ट्रपति की शक्तियों की कोई सीमा नहीं है। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए सही है, आर गलत है, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 53 के तहत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। कथन ए सही है, संघीय कार्यपालिका का मुखिया भारत का राष्ट्रपति होता है। अनुच्छेद 74(1) के तहत राष्ट्रपति अपने कृतियों का प्रयोग मंत्री परिषद की सलाह पर करता है, इसलिए कारण आर गलत है, क्योंकि राष्ट्रपति की शक्तियों पर जो शक्ति है, राष्ट्रपति का जो पावर है, शक्तियों पर संविधान के अंतर्गत सीमाएं मतलब कि अध्यारोपित की गई है। 4 नंबर है, भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। भारत के जो राष्ट्रपति हैं अपने शक्तियों का प्रयोग कैसे करते हैं? तो मंत्रियों के द्वारा करते हैं, या प्रधानमंत्री के द्वारा करते हैं, या मंत्रिमंडल के द्वारा करते हैं, तो सीधे या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का जो राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52 में ऐसा वर्णित है, जिसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होगी और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा, और इस बात को 53(1) में जिक्र किया गया है। 5 नंबर है, भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है? भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रपति, याद रखिएगा, एग्जीक्यूटिव हेड कौन होता है? राष्ट्रपति। अनुच्छेद 53(1) के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। इस प्रकार भारतीय संघ का कार्यपालिका अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। 6 नंबर है, भारत के संविधान के अनुसार केंद्र की कार्यपालिका शक्ति निम्नलिखित में निहित है। भारत के संविधान के अनुसार केंद्र की कार्यपालिका शक्ति निम्नलिखित में निहित है। किसमें निहित है बताइए, फटाफट कमेंट कीजिए। तो राष्ट्रपति, बिल्कुल केवल पहला सही है, राष्ट्रपति में निहित होता है। ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। प्रश्न संख्या 7 है, पूछा गया है कि संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित है? संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित है? तो अनुच्छेद 53 के अंतर्गत। 8 नंबर है, भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्तियां निहित है। भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्तियां निहित है, तो सही जवाब है किसमें? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति में। भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका जो पावर होता है, शक्तियां होता है, वो राष्ट्रपति में निहित होता है। 9 नंबर है, भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया गया है? भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया गया है? तो भारत के राष्ट्रपति में। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। प्रश्न संख्या 10 है, नीचे कथन दिए गए हैं। अभिकथन ए कह रहा है कि संविधान संघ की कार्यपालिका शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित करता है। कारण आर, भारत का राष्ट्रपति राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। तो सही जो जवाब है, अब बताइए इसमें सही ऑप्शन क्या है? सही जवाब है ए और आर दोनों सत्य है। आर ए की सही व्याख्या करता है, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 के तहत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। अभिकथन ए सत्य है। याद रखिएगा, भारत का राष्ट्रपति राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74(1) के तहत राष्ट्रपति अपने कृतियों का प्रयोग मंत्री परिषद के सलाह पर करता है। 11 नंबर है, 2 वक्तव्य दिए गए हैं। कथन ए, संघ की कार्यपालिका शक्तियां भारत के राष्ट्रपति में निहित है। कारण आर, कार्यपालिका शक्तियां सरकार का व्यवसाय चलाने से संबंधित है। इसका सही जवाब क्या होगा? तो देखिए, इसमें जो सही है वो है आपका बी ऑप्शन। ए और आर दोनों सत्य है और आर सही स्पष्टीकरण नहीं है ए का, तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 12 नंबर है, कथन ए कह रहा है कि रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांड राष्ट्रपति में निहित है। रक्षा बलों का जो सर्वोच्च कमांड होता है राष्ट्रपति के
हाथों में होता है। कारणार प्रधान सेनापति के हैसियत से राष्ट्रपति की शक्तियां विधायी नियंत्रण से स्वतंत्र है। तो देखिए इसमें जो है ए सही है लेकिन आर जो है गलत है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। संविधान के अनुच्छेद 53(2) के अधीन संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश राष्ट्रपति में, सुप्रीम कमांड राष्ट्रपति में निहित है, लेकिन उसका प्रयोग विधि के द्वारा विनियमित होने की बात कही गई है। इस प्रकार कथन तो सही है लेकिन कारण गलत है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13। वह राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है। यह उक्ति निम्न में से किस पर लागू होती है? वह राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व करता है लेकिन राष्ट्र का यह नेतृत्व नहीं करता। यह उक्ति किस पर लागू होती है? तो आपको मालूम है ये उक्ति, ये कथन राष्ट्रपति के लिए कहा गया है। भारत के राष्ट्रपति में यद्यपि अगर बात करें तो समस्त कार्यपालिका शक्ति निहित होती है, लेकिन वह शासन का मात्र औपचारिक प्रमुख होता है और वास्तविक रूप से शासन संचालन जो है प्रधानमंत्री सहित मंत्री परिषद के द्वारा किया जाता है, जो कि लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। 14 नंबर है, भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? तो याद रखिएगा अप्रत्यक्ष मतदान से। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। संविधान के अनुच्छेद 55(3) के तहत भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होता है। अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। यानी जनता राष्ट्रपति के निर्वाचन में प्रत्यक्षतः भाग नहीं लेती। इस प्रकार राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष निर्वाचन है। कथन ए 15 नंबर जो प्रश्न है, कथन ए भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष निर्वाचन से चुना जाता है। कारण आर एक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था है जो संसद के दोनों सदनों और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को मिलाकर बनता है। इसका सही जवाब क्या होगा? तो देखिए अगर बात करें तो इसमें जो है ए और आर दोनों सही है। ए का सही स्पष्टीकरण आर है, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है तो याद रखिएगा एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली के द्वारा और आनुपातिक मत प्रणाली के द्वारा। बी और सी बिल्कुल सही है। 17 राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य कौन कौन होते हैं? तो देखिए संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, बिल्कुल सही। राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानमंडलों के दोनों सदनों के नहीं, सभी राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, बिल्कुल सही। दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। पहला, तीसरा और चौथा सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्यों का जो है प्रावधान करता है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होते हैं। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ठीक है। राज्य के विधान परिषद के सदस्य इस निर्वाचन मंडल में शामिल नहीं होते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को अभी शामिल नहीं किया गया, इसीलिए दूसरा सही नहीं है। 18 नंबर है, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कौन से सदस्य शामिल होते हैं? राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल में कौन से सदस्य शामिल होते हैं? तो सही जवाब है, बताइए, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 19। भारतीय संविधान के 70वें संशोधन के द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया है वे कौन कौन हैं? वे हैं दिल्ली और पुदुचेरी। बी ऑप्शन। बहुत बार इसको हम लोगों ने रिपीट कर लिया है। प्रश्न संख्या 20 है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक गण में सम्मिलित नहीं है?
कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक गण में सम्मिलित नहीं है? तो राज्यों की विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य, डी ऑप्शन। 21 है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक गण के सदस्य हैं? तो नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। इसका सही जवाब हो जाएगा, देखिए, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, याद रखिएगा। और बताइए, इसके बाद अगर बात करें तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। तो याद रखिएगा, जो इसमें सही ऑप्शन जो है नहीं दिया गया है। 22 नंबर है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं? भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन कौन लोग शामिल होते हैं? तो उपयुक्त में से बताइए, एक से अधिक या कोई नहीं? ऑप्शन ई बिल्कुल सही जवाब है। तो संसद के दोनों सदनों के, राज्यसभा के सभी निर्वाचित और लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, ठीक है, ये हो गया। और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ठीक है। और इसके बाद संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई। याद रखिएगा, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के सभी और लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य। इसके बाद मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं, राज्यों के विधानसभाओं के मतलब कि निर्वाचित सदस्य जो भी निर्वाचित हैं, तो याद रखिएगा। और दिल्ली पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी इसमें शामिल होते हैं, ठीक है। इसी के साथ आज का जो सेशन है समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में बचे हुए प्रश्नों को कवर करेंगे। आप अपना प्रतिक्रियाएं देते रहें, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, प्लीज आप लोग ज्वाइन कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। आप लोगों का सपोर्ट हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अभी के लिए इतना ही।